बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर पीपीएससी का टेस्ट क्लियर करने वालों को वेलकम करते हैं जी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट क्लियर कर चुके हों और इंटरव्यू देने जा रहे हों तो इंटरव्यू के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जो बातें आपने ध्यान में रखी हैं उन्हें हमने ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहली है आपकी ड्रेसिंग, फिर आती है कि आप एंटर कैसे होते हैं। जब आप जाते हैं इंटरव्यू रूम में तो आपने किस तरीके से एंटर होना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपका एटीट्यूड ओवरऑल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और एंड पर आपकी नॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी 3 चीज़ें भी अपना असर डाल रही हैं। तमाम तर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर शेयर की जा रही है वो एक इंतहाई एक्सपर्ट जो पैनल के आदमी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं उनसे एक डिटेल डिस्कशन करके और ज़ाती एक्सपीरियंस की भी इनपुट शामिल करके आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो जो बातें आपको बताई जाएंगी आप काइंडली उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उनको फॉलो करें, यकीनी बनाएं कि आप उन्हें फॉलो करें ताकि आपका इम्पैक्ट जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो। हर एक चीज़ की अपनी वर्थ है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं कह सकते आप। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसके हवाले से भी बात करूंगा। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इन चारों से भी पहले ये समझ लें आपके जो पैनल है आपका इंटरव्यू पैनल उसमें कौन लोग हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर जो चेयर पर्सन उसे आप कह सकते हैं, उसे आप चेयरमैन कह सकते हैं। एक वो है सामने, बिल्कुल आपके सामने बैठे होते हैं जहां आप बैठेंगे जाकर। एक आपके साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ना वो वेरी करते हैं, कभी वो एक हो सकते हैं, कभी वो दो हो सकते हैं। और एक आपके पास डी आर जिसे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वो हो सकते हैं। इनका होना या ना होना ये जाना ये भी आमतौर पर होते तो एक ही हैं, लेकिन कई दफ़ा सब्जेक्ट एक्सपर्ट दो होंगे, ये एक होंगे, या फिर कई दफ़ा सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी एक होंगे, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी एक होंगे और एक चेयरमैन होंगे। तो कम से कम आपका जो वास्ता पड़ेगा वो 3 लोगों से पड़ेगा। यूजुअल प्रैक्टिस ये है, लेकिन कोई शर्त नहीं है, यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि आमतौर पे जो आपके डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो दाएं साइड पर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट बाएं साइड पर होते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एज सच। अलबत्ता जो पुरानी बिल्डिंग है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की उसमें यही रूल फॉलो होता था। अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, लेकिन नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल बात यह है कि कौन क्या है और क्या आपके साथ सवाल पूछ सकता है और किस तरह के सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेयरमैन की तरफ। चेयरमैन के पास जो टोटल मार्क्स अवेलेबल हैं वो हैं 50 मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो हैं वो हैं 25। 25 से ज़्यादा लेना ज़रूरी है पास होने के लिए। अगर इन्होंने आपको 25 मार्क्स से ज़्यादा या 25 से ज़्यादा ना दिए तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे और इनकी बात को चैलेंज किसी तरह भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाए सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। चाहे एक हैं, चाहे दो हैं, चाहे दोनों मिलाकर 3 हो गए, जो मर्जी है, इनमें से हर एक के पास हैं 50-50 मार्क्स। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो दो होंगे, फॉर एग्जांपल एक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो उनके पास भी 50 मार्क्स होंगे। लेकिन इनके 50 मार्क्स की खास बात यह है कि अगर ये एक हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक हैं, टोटल 2 हो गए, ये टोटल 3 हैं। इनके 50-50 नंबर्स में से जो भी नंबर ये आपको देंगे उन सब का एवरेज होगा। मिसाल के तौर पे बात सुने, समझें ज़रा। अगर पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपको दे दिए मिसाल के तौर पर 40 नंबर और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने आपको दिए 30 नंबर, तो होगा 30 जमा 40 बटा 2, यानी कि आपको एवरेज यहाँ से 35 नंबर मिले। अगर 3 होंगे तो 3 होगा एवरेज, यानी कि टोटल इनके जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालकर आपको 50 नंबर मिलेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे जनरल रिप्रेजेंटेशन हो, और 50 नंबर आपके चेयरमैन के हाथ में हैं जिसमें से आपको पास होना ज़रूरी है। आपको दोनों तरफ से ही पास होना ज़रूरी है, यानी कि चेयरमैन की तरफ से भी पास होना है और इन दोनों की तरफ से भी पास होना है, तो फिर बात चलेगी, वरना नहीं चलेगी। पहले तो ये कन्फ्यूजन ना ज़रा दूर कर लें। अब आगे की तरफ चलते हुए हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ अपने, जो कि है कि ड्रेसिंग आप किस किस्म की करेंगे।
दोनों लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए अलग अलग बता रहा हूँ। पहले तो हम बात कर लेते हैं मेल्स की। मेल्स के पास दे रहा है 2 ऑप्शंस। सर्दी है, डेफिनेटली सर्दी में भी आती हैं कुछ पोस्ट गर्मी में आ जाती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो सर्दी में आ रहा है। अब उसका इंटरव्यू होगा सर्दी में। सर्दी के अंदर आम तौर पर हमें पेंट कोट यकीनी बनाएं, आप पेंट कोट पहना हुआ आपने, टाई लगाई हो। बहुत ज़्यादा शो किस्म के पेंट कोट, ये जो डिज़ाइनर नए नए आ गए हैं, छोटी छोटी पट्टियाँ वट्टियाँ लगी होती हैं कहीं, ऐसे वाले नहीं। जो भी आपकी ड्रेसिंग है उसको आप प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस शूज़, नीचे से शो करते हैं, ड्रेस शूज़ होने चाहिए। सॉक्स एक ही कलर क्यों, ज़्यादा अच्छा, वैसे सॉक्स नज़र नहीं आती लेकिन ओवरऑल जनरली बता रहा हूँ। ड्रेस पैंट कोट होना चाहिए, 2 पीस हो जाए, 3 पीस हो जाए, एज़ यू विश। लेकिन कोट अलग पैंट अलग, ये जो है ना एक्सपर्ट्स से कि ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। उसके बाद टाई होनी चाहिए आपके पास, और एक शर्ट, प्लेन शर्ट होगी डेफिनेटली। टाई को ऊपर तक बंद कर लेना है, ये बटन बंद होना चाहिए। आपको अगर इससे परेशानी होती है तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें 1-2 दिन पहले, लेकिन ये जब लगानी है तो बंद लगानी है। अगर पैंट कोट पहनना है तो टाई लगेगी, टाई लगेगी तो भाई बंद होगा। टाई जो है ना नॉट सही टाइट होगी। आपको खुद नहीं बांधनी आती, इंटरनेट से वीडियो देखें, उस हिसाब से बांध लें। सही है जी, सही बंधी होनी चाहिए। वो छोटी सी पतली सी या बहुत मोटी गुलाब साहब ऐसे वाली नहीं जी, इतना दरमियानी, और वो सही लगी होनी चाहिए। ये हो गया पहला काम। सही है जी, ड्रेसिंग के बारे में यकीनी हो गई बात। अब यहाँ पर आते हैं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पैंट कोट उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होता। अगर आपने पेंट कोट ट्राई नहीं किया है तो बिल्कुल आपने पेंट कोट की तरफ नहीं जाना, आपकी रूटीन नहीं है। आप माशाल्लाह ज़्यादा मजहबी इंसान हैं और आप इमाम शरीफ बांधते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। आप जनरली वैसे ही पेंट कोट पहनना पसंद नहीं करते, आप कंफर्टेबल रहते हैं कमीज शलवार में, ओके नो वरीज़। आप कमीज शलवार पहन कर जाएँ, साथ वेस्ट कोट पहन कर जाएँ। यहाँ पर अब आपने जो ना पैसे बचाने की नहीं करनी। सही है, कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि वो मोटरसाइकिल पे कहते हैं यार, हॉस्टल में आ जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जीसी का हॉस्टल है, वो कहते हैं कि चल यार मेरा ना इंटरव्यू है, मुझे 5 पे वहाँ छोड़ा। सुबह 8 बजे आप जनाब वहाँ पे निकलते हैं और आपने ऊपर से वो कोई आप जैकेट वैकेट पहन लेते हैं और इस तरह के मामला बस पे ही आ जाते हैं। तो उस दिन पैसे नहीं बचाने आपने। आपने क्या करना है कि आपने ऊबर करा लें, करीम करा लें, जो आपको ईजी हो। कोई अगर छोड़ सकता है, ड्रॉप कर सकता है, वेल एंड गुड। तो आप जो है ना एक प्रॉपर अंदाज में, ताकि आपके सूट जो उसकी कलर वगैरह है या जो भी आपने जैसा भी सूट पहनते हैं आप, वो ख़राब ना हो, और उस पर एक वेस्ट कोट आपने पहनी हो। सर्दी से बचने के लिए अंदर वाली साइड पर, अंदर इनर साइड पे आप कोई जर्सी पहन सकते हैं, लेकिन वो एविडेंट नहीं होनी चाहिए। सही हो गई थी बात, ये भी ध्यान में रखना है आपने। तो अब आपने पहन ली या तो पैंट कोट 2 पीस या 3 पीस प्रॉपर टाई के साथ, और ड्रेस शूज़ फॉर्मल शूज़ के साथ, या फिर आपने कमीज शलवार पहन ली, उस पर आपने वेस्ट कोट पहन ली। और वेस्ट कोट भी अगेन वही कि नॉर्मल सी सादी सी होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म की नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ फीमेल्स के लिए, फीमेल्स जनरल ड्रेसअप अच्छा ही करती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शोखी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये आसमानी कलर और लाल कलर, भड़कीले से जो कलर होते हैं, और बाल डाई किए हुए हैं, मतलब इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। जनरल अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यू शुड बी लुकिंग समवट सोबर। सही है जी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, ओवर नहीं लगना चाहिए। तो ये है ड्रेसिंग की बात। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ड्रेसिंग जो है वो कई दफ़ा हमारे कुछ अल्लाह तवक्ल के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह पर तवक्ल करते हैं। डेफिनेटली सारा कुछ अल्लाह के फ़ज़ल से ही होता है, और अल्लाह के फ़ज़ल के बगैर तो जनाब हम सांस भी नहीं ले सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अल्लाह ने ना सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ना, बल्कि कुछ नहीं सभी चीज़ें आलम असबाब में अल्लाह ने रिलेट कर दी हैं आपके सबब के साथ। सही है, जब तक आप सबब नहीं करेंगे तब तक आउटपुट अल्लाह ने जो है ना इस तरह डिज़ाइन किया है कायनात को कि आप सबब करते हैं और उसके नतीजे में आपको जो भी रिवार्ड मिलना है वो मिलता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका रिवार्ड नहीं मिलेगा। सही होगा जी बात। तो इसलिए ड्रेसिंग के हवाले से ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा चेयरपर्सन है वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो कोई आर्मी का अफसर हो सकता है, वो कोई पुलिस का अफसर हो सकता है, यानी कि ही बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस, ही मे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। तो हर क्लास में आप समझते हैं कि पुलिस वालों के अपने मैनर्स होते हैं, फौज वाले अलग अंदाज से सोचते हैं, ब्यूरोक्रेसी अलग अंदाज से सोचती है। तो फिर इसलिए ना हमें एक ऐसी ड्रेसिंग हो जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो। सही है जनाब, तो वो हमने करनी है, इसलिए हम ड्रेसिंग पर जोर दे रहे हैं। अब आ जाते हैं एंट्री की तरफ। आपको वो बुलाता है, बाहर से आदमी आएगा, वो कहेगा कि जनाब फ़लाँ रोल नंबर जो है, या फ़लाँ बीबी या फ़लाँ भाई जो हैं वो आ जाएं अंदर। तो आपने अपना डॉक्यूमेंट लेके ना, सामान डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। सही है जी, सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ वहाँ पे लगेंगी, जो जो आपने किया हुआ है वो वहाँ पे लगनी है, जमा होनी है, वो बड़ा ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, वरना आपको 6-7 दिन का वो टाइम दे देंगे कि इसमें आप पूरा करके लाएँ ये सारा कोटा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, उनकी फ़ोटो कापीज़ लेकर आपने जानी है, ये बड़ा
ज़रूरी है। सही जनाब। तो अब आप एंटर हो रहे हैं, अब आप एंटर होते हैं और आपने एंटर होकर आकर अस्सलाम वालेकुम कह देना है तमाम लोगों को। करीब पहुँच कर या एंटर होते हुए भी कहते हैं, छोटा सी कमरा होता है, बहुत बड़ा तो कमरा होता नहीं है वो, तो आपने कह देना है जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कह के आपकी जो चेयर है यहाँ पर आपकी तकरीबन ये बंदे बैठे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी चेयर होगी और आप इधर से एंटर हो या इधर से एंटर हो, अब यहाँ पर आकर ना इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आपने खड़े हो जाना है। 1-2 सेकंड का ही वक्फा होगा, लेकिन जाके डायरेक्ट नहीं बैठ जाना। आपको वो कहेगा चेयर पर मैन के जनाब आप बैठें, प्लीज़ सिट डाउन, तशरीफ़ रखें, जो भी कहेगा, तो उसके तहत आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे तो अब बैठ कर पहला सवाल जो है ना एंट्री में, ये बात ज़रा ध्यान से देखें कि आपने अस्सलाम वालेकुम ऐसा चीख के नहीं कहना कि आप 50 बंदों की क्लास में बोल रहे हैं, और इतना आहिस्ता भी नहीं बोलना कि शायद जो है वो आप किसी चूंटी को सुना रहे हैं। सही है जनाब, प्रॉपर अच्छे अंदाज से। और वो लड़कियों में बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना कांपती कांपती एंटर होती है। अच्छा, जॉब लगनी नहीं लगनी वो तो चलें, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप कांप के क्यों एंटर हो रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं ना, मुझे समझ आ रही। आप जाएं प्रॉपर अंदाज से, अल्लाह बेहतर करेगा। अब यहाँ तक अल्लाह ने पहुँचा दिया है तो आगे भी अल्लाह ही भला करने वाला है। आप पहले से डरे हुए हैं तो ये डरने वाला काम नहीं है जनाब। सही है, आप प्रॉपरली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप अंदर से परेशान भी हैं, मतलब डेफिनेटली आप परेशान हो सकते हैं अगर आप ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन आपने शो नहीं करना कि आप परेशान हैं। सही है जनाब। तो आपने नर्व्स पे काबू रखना है, आपने कहना कोई नहीं, परेशान मैं बाहर जाके हो लूँगी, रो मैं बाहर जाके लूँगी। लड़के भी कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए परेशानी को आपने थोड़ा सा साइड पे रखना है। और आप एंटर हो गए और अब आप एंट्री करके यहाँ खड़े हैं, उसने कहा बैठ जाएँ, आप बैठ गए। अब उसने कहा इंट्रोडक्शन कराएं। इंट्रोडक्शन जो है ना फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है जी। जो हालिया आपकी डिग्री है, जो हालिया आप कर रहे हैं, उससे शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना है। यानी कि अभी मैं जनाब एम कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एमएससी की थी, फिर मैंने बीएससी मैट्रिक वैट्रिक यहाँ से किया था। कोई डिस्टिंक्शन है तो लाजमी बताएं, कोई रिसर्च आर्टिकल्स आपने लिखे हैं तो लाजमी बताएं, कोई कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं, लेकिन अगर आपने रिसर्च आर्टिकल्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टिंक्ट करती है, मुनफरिद बनाती है, तो वो आपने लाजमी बतानी है। सही होगा जी। बाद में मुनफरिद बताएंगे 2-3 मिनट में, इंग्लिश में ही बता दें, ज़्यादा अच्छा है, रटा लगा जाएँ, पहले से लिख के रखें। डॉक्यूमेंट मैंने जब दिया था इंटरव्यू, तो मैंने तो जनाब कोई 10-15 लाइनें जो हैं जो मैंने की हुई थी वो मैंने शेयर ये वहीं पे बैठ कर, मुझे वैसे किसी ने ये भी नहीं बताया था कि ऐसा इंट्रोडक्शन भी होता है, तो इंट्रोडक्शन की 15 एक लाइनें ना मैंने जनाब याद की थी और वो मैं बार बार रिपीट कर रहा था। सही है, बहुत अच्छा होता है कि आप घर में 2-3 दिन पहले जो है वो ये रूटीन रखें कि जो आपका शीशा है वो पहले सारे लिख लें और शीशे के सामने ना कैजुअल बोलने की आदत डालें। 2-3-4-5 बारी बोलेंगे, झिझक ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप ना अच्छे अंदाज में बोल रहे होंगे कैमरा के सामने। तो इंट्रोडक्शन जनाब आपने याद करके ना बोल देना है। सही है जनाब। अब याद करके आपने बोल दिया, फिर चेयरपर्सन जनाब वो कहेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कि सर अब आप सवाल पूछें। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जो चेयरमैन है, आप ध्यान में रखें कि उसके जो 50 नंबर हैं उसमें नॉलेज का ताल्लुक बहुत कम है, मतलब है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं है। उसका ताल्लुक है इन सब चीज़ों से। चेयरमैन आपको जज कर रहा है ऑन द बेसिस के आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं, क्या आप में वज़ा कता वो वाली है या नहीं जो एक लेक्चरार में होनी चाहिए, जो कि इतने बड़े सूबे के लोगों को पढ़ाने के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑल अक्रॉस दी पंजाब हमने टेस्ट लिया है और उसके बाद ये 85 या 166 लोग पास हुए हैं, तो ये क्या उनका कैलिबर वो है या नहीं है। सही है जनाब। तो इसलिए चेयरमैन जो है वो इन्हीं चीज़ों को जज कर रहा है। एंट्री आपने सही कर दी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नज़र आ रहा है अभी तक, अभी तो एटीट्यूड और भी आगे सामने आएगा, लेकिन फिलहाल बुनियादी आपका गेस्चर जो है वो ज़रा नॉमिनल सा है। आप परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं है, तो अच्छा चल रहा है काम। चेयरमैन ने कहा कि भाईजान सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं आप सवाल पूछें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ना वो सवाल पूछ रहा है अनवाउ अकसाम के। मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं, मैं सारे सिनेरियोज़ बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो उस वक्त आए तो उसके हिसाब से आपने माइंड में रख देना है। पहले तो आपका जो मेजर है, ध्यान में रखें, आपका जो मेजर है, मेजर आपको आना चाहिए, उसको पढ़कर जाएं। अगर आपका थीसिस है तो आप उसे पढ़कर जाएं, डेफिनेटली पढ़कर जाएं। मेजर और थीसिस दोनों भी पढ़कर जाने अच्छे होते हैं। अगर आपके कोई पेपर्स हैं और वो एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4 5, तो बहुत अच्छा है, फिर तो बात आपके फेवर में चली गई, क्योंकि फिर उसने वहीं से आपसे सवाल पूछने। अगर आपके पास कोई भी डिस्टिंक्शन का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी पेपर्स नहीं है, कोई भी थीसिस नहीं है, तो फिर आपका जो मेजर है शायद वो आपको सेव कर दे। तो मेजर आपको आना चाहिए। मेजर में जितनी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ डालें, ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी की जान नहीं छोड़नी। एनालिटिकल टेक्निक्स तो कभी भी हल्की नहीं होती, तो वो जो है ना उनको आप ज़्यादा ध्यान में रखें। फिजिकल हैं तो लॉज सारे, हेनरी लॉ है, वान हॉफ इक्वेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन है, हाइजेनबर्ग है, जो जो है
वो सारे आपने पढ़ने और टिका के पढ़ने, सही तरह पढ़ने। टेस्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ें, बीएससी की किताबें पढ़ें, एफएससी की किताबें पढ़ें, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे सही तरीके से, याद करना पड़ेगा उन्हें कि वहाँ पर क्या बात बताई जा रही है। इनऑर्गेनिक है तो साल्ट एनालिसिस को पढ़ डालें सारी की सारी, इनऑर्गेनिक में चीलेट्स पढ़ें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ें, जो भी आपका मेजर ना वो आपको आना चाहिए। इस पर एक्सक्यूज़ नहीं है भाई कि आपको मेजर ही नहीं आता। आप तो एक और बात बहुत अहम, अगर आपको मेजर ना आया, आपको थीसिस ना आया, आपको पेपर ना आया, आपको भले ही कुछ नहीं है जनाब, तो फिर क्या होगा, फिर जनाब वो आ जाएगा ऐसे सवालों पर जैसे कि डिफ़ाइन कर दें केमिस्ट्री को, डिफ़ाइन करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री को, डिफ़ाइन करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो डेफिनेशंस भी आपने देख कर जानी है। ये जो ना बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स कि जनाब अगर डेफिनेशन ही ना आया उसे केमिस्ट्री की तो फिर क्या करेंगे हम, फिर वो रिजेक्ट करेंगे और साथ जो है ना ठीक ठाक सुना के भेजेंगे आपको। तो ऐसा काम नहीं करना, आपने डेफिनेशंस जो हैं वो देख कर जानी है। तो अभी तक हमने देखा आपका मेजर आपको आना चाहिए, थीसिस और पेपर्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री अगर आपकी है मतलब बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो आपको आनी चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर ही घूम रहा है और उसका बेसिक फ्रेमवर्क कहाँ है, आपके मेजर पे है या फिर वो जनरल सवाल पूछ सकता है। और जो जनरल सवाल है ना उनके लिए टेस्ट योर केमिस्ट्री हमने कहा अच्छी बुक है। और जनरली अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें टेक्स्ट बुक से तो अच्छा मैं ये प्रेफर करता हूँ, या जो मेरा आजमुदा तरीका है वो ये है कि जो मैंने टेस्ट ईयर केमिस्ट्री में से पढ़ा उसमें ना सिर्फ ऑब्जेक्टिवली 4-5 लाइनें लिखी होती हैं, तो वो टॉपिक मैंने इंटरनेट से या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया तो फिर बात बन गई। सही है जनाब, ये कर लेंगे। तो ये हो गई सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हालात। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि भाई हमने जो है ना सवाल, हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है और हम फैसिलिटेट करने की पोजीशन में होते हैं। हम चाहते हैं कि ना थोड़ा मतलब जो उसे आता है कम से कम वो सवाल उससे पूछें। तो हमारी कोशिश होती है कि वी ट्राई टू अकोमोडेट दैम। सही है जनाब, तो हम अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। सही है जी बात। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिवरेज मिल सकता है, एज मिल सकता है। इसके लिए आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी और साल्ट एनालिसिस इनको तो जना घोटा लगा के पी जाना है। सही है जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और साल्ट एनालिसिस। बाकी पर बात हो सकती है, बाकी में कभी कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो साल्ट एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी और अगर कोई बहुत ज़्यादा है तो फिजिकल के लाज पूछता है। ये जाना ये बड़ी जनरल चीज़ें हैं जो हर एक के माइंड में होती हैं, तो इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रख के सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बाद अब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट का नहीं होता जो कि आपका फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है तो वो केमिस्ट्री का नहीं होगा, वो हिस्ट्री का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो वो आपसे ना जनरल सवाल पूछ रहा है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट के सवाल पूछ सकता है कि आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, आपने कभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अगर आप प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्या एडवांटेजेस आपको यहाँ मिल रहे हैं, प्राइवेट में आपकी पे ज़्यादा थी यहाँ पर कम है। तो ये सवाल जो है ना ये बड़े जो है ना चुभने वाले सवाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि जनाब आपकी प्राइवेट में पे जो है वो थी 55,000 और अब आप यहाँ पे 45,000 पे आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो उसमें ना आपने कहना है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, लेकिन वो इस पर ना बहुत ज़्यादा मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं ये तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही। तो इस वक्त आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप कोरोना को जो है वो बुनियाद बना सकते हैं कि जिस तरह कोरोना है तो यहाँ पे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे और हमें जो है ना बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो अब जो है ना हम समझते हैं कि गवर्नमेंट में आना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है जब हमने काम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताएं आप कि जब हमने काम करना है, ये नहीं कहना कि हम तो जनाब गवर्नमेंट में आने इसलिए जा रहे हैं कि काम ना करें, क्योंकि काम जो है ना काफ़ी सारे लोग निकम्मे जो है वो गवर्नमेंट में काम नहीं भी करते, तो वो बुरी बात हो जाती है। तो आपने कहना है और होनी भी यही फीलिंग चाहिए, ये नहीं है कि आपने सिर्फ कहना है, आपकी फीलिंग ये होनी चाहिए कि वैन यू एंटर द गवर्नमेंट सर्विस तो आपने सर्व करना है लोगों को जो आपको इतना अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं रिलेटिवली। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि आप अमेरिका के प्रोफेसर जितनी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जितनी भी सैलरी ले रहे हैं इट इज़ समवट ओके एज कम्पेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर। तो सुबह टाइम के लिए ये अच्छी पे है। तो फिर आपने कहना है कि जनाब मैं सर्व करूँगा या करूँगी और सर्व करने की भी चाहत है और साथ ये है कि सिक्योरिटी भी, उसके बेनिफिट भी मुझे मिलने चाहिए। पेंशन भी है, पेंशन की भी वैसे बात ना करें क्योंकि पेंशन जो है ना अगले दिनों में हुकूमत कह रही है कि शायद हम ख़त्म कर दें। तो आपका आंसर जो है ना वो बड़ा ढका छुपा सा होना चाहिए। ढके छुपे से ही हम एटीट्यूड की तरफ आ जाते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे मशरिक का सवाल पूछा, आपने मगरिब का जवाब दे दिया, फारिग हो गए आप, फारिग.com, सीधी बात है। तो आपको अगर जवाब नहीं आता आप कहें जी सॉरी, वो थोड़ा हल्का सवाल पूछ लेगा। आपको नहीं आता आप कह दें सॉरी, वो और हल्का सवाल पूछ लेगा। अब तीसरा, तीन तक तो चलता है, तीन तक तो जनाब मैंने भी सॉरी कहा हुआ है जिन इंटरव्यूज़ में मैं क्लियर हुआ था,
3 बारी तक तो मैंने भी सॉरी कहा, लेकिन ये नहीं है कि अब आप कहें कि सॉरी सॉरी स्क्वायर सॉरी क्यूब, तो सही है, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप आना चाहिए, कुछ पढ़ के जाना है, कुछ पढ़ के नहीं ना जाएंगे तो भाई बात चलेगी नहीं, सही है ना। तो इन दोनों से फ़र्क होगा। अब आ जाते हैं, ये तो हो गई ना नॉलेज भी हमने साथ ही कवर कर ली, लेकिन द मेन पॉइंट जो मुझे पता लगी है वो तकरीबन कुछ 40-45 मिनट की डिस्कशन करके, और बहुत मतलब मल्टीपल जो हमने व्यूज़ जो हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी साइंस है, नॉलेज तो आना ही चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा है नहीं। उसके लिए मैंने बता दिया कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और 3 गाइडलाइंस भी दे दी। एटीट्यूड आपका ना बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, आप हाइपर ना हो, लड़ने ना लग पड़ें, रोने ना लग पड़ें, मेरे घर में बड़े मसले हैं मुझे तो आप जॉब दे दें, नहीं भाई ऐसे नहीं है काम, मैं तो अफसर ही बहुत बड़ा हूँ मुझे तो जॉब की ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया, नहीं भाई ऐसे भी नहीं चलेगा। आप जॉब लेने गए हैं, आप उनसे सवाल आएँ, आप जवाब दें, हैप्पीली पॉजिटिवली, आपको नहीं आता आप एक्सक्यूज़ कर लें, तो लेकिन दोनों एक्सट्रीम से बचना है, सही है। यूँ इस तरह इस तरह इस तरह नहीं करते रहना, इस तरह इस तरह नहीं करते रहना, इस तरह इस तरह नहीं करते रहना, सही है। यूँ नहीं कर रहे, सवाल नहीं आ रहा, नहीं ये तो मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो आता था, आता होता ना तो भाई आ जाता, सही है। वो पता होता है, आप खुद भी किसी से बात करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि आपको कहानी सुना रहा है या सही बता रहा है। लेकिन बॉटम लाइन है इसके, कहानी नहीं सुनानी भाई, कहानी नहीं सुनानी, कहानी सुनाएंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, सही है जी। एटीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेयरमैन ने आपको एटीट्यूड की बेस पे जज करना है। अब चेयरमैन की तरफ वापस फिर दोबारा चेयरमैन, क्योंकि सारी कहानी जो है ना वो चेयरमैन के गिर्द घूम रही है। अब जो चेयरमैन है ना वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, वो मुख्तलिफ टाइप्स के कौन कौन से हैं, वो हो सकते हैं रिलीजियस टाइप के, सही है जी, वो हो सकते हैं मॉडर्न टाइप के, वो हो सकते हैं इन्फॉर्म्ड टाइप के, सही है। 3 टाइप्स मैंने बना ली हैं सिर्फ जनरली समझने के लिए। रिलीजियस टाइप के हैं तो आप हाफिज़ हैं तो आपको कुरान पाक जो है वो आना ही चाहिए, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने कुरान पाक याद किया आप भूल गए, सही है जी। सर मेरी तो शादी हो गई थी अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, भाई ये कोई बात नहीं है। सर मैं तो रोज़ी कमाने जा रहा हूँ, मैं तो कुरान पाक भूल गया हूँ, दोनों ही रास्ते नहीं चलेंगे, आपको कुरान पाक आना चाहिए। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, नमाज का तरीका है और सूरतों की तादाद है और जनाब रोज़ा है और छोटे मोटे मसाइल जो हैं जो कि आम ज़िंदगी में आप पढ़ते ही हैं, तो वो आपको आने चाहिए। अगर आपको रिलीजियस टाइप का आदमी जो है वो टकर गया, मॉडर्न टाइप का आदमी जो है उसका ये मसला नहीं है, वो आपको ड्रेसिंग एंट्री और एटीट्यूड की बेस पे जज कर देगा और हिसाब लगा लेगा। आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होनी चाहिए, अगर सवाल इंग्लिश में है जवाब भी इंग्लिश में होने चाहिए, इसे यकीनी बनाना है आपने। इन्फॉर्म टाइप का जो है ना ये ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इन्फॉर्म टाइप का जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ सकता है ऐसे जो कि आपको परेशान करेंगे। मिसाल के तौर पर इन्फॉर्म वाला जिस मंथ में हो रहा है इंटरव्यू, उस मंथ के हवाले से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, 16 दिसंबर है ख़ास इन्फॉर्मेशन है, 23 मार्च है ख़ास इन्फॉर्मेशन है, 14 अगस्त है ख़ास इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हैं उनमें आपको फंसा सकता है। कोई पर्टिकुलर डेट हो सकती है उसमें, सही है जनाब। वो पूछ सकता है सी पैक के हवाले से सवाल, सी पैक क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब क्या है, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है। वो पूछ सकता है कि अमेरिकन इलेक्शन जो है, अमेरिकन इलेक्शन वो जो बाइडन है वो बाइडन जीत गया है वो क्या कर रहा है, ट्रम्प हार गया है वो क्या कर रहा है, कितनी रेशो से आ रहा है, कितनी सीटें होती हैं, कौमी असम्बली में कितनी सीटें हैं, और हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। वो नून लीग का हो सकता है, वो पीटीआई का हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता। तो इस तरह के काम उसके पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं जो इसे समराइज़ करूँ, ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें अपना प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। सी पैक में गवादर, इसको आप नहीं छोड़ सकते, गवादर की अहमियत क्या है, सही है जनाब, इसकी बहुत ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है। एक और बात, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड आदमी जो है ना उसको आपके शहर से भी बड़ा लगाव होता है, आपका जो सिटी है ना उसके हवाले से, सिटी जो है उसका रास्ता क्या है, सिटी जो है उसकी पॉपुलैरिटी क्यों है, सही है जी, सिटी की पॉपुलैरिटी क्यों है, आपके नाम से उसे बड़ी जो है ना लगाव होता है, आपका नाम जो है इसका मीनिंग क्या है, सही जनाब, उसका मतलब क्या है, ये बातें भी वो आपसे पूछता है। और ये जो है ना सारी बातें ये सब आपको जज करने के लिए वो करता है। आप ज़रा दोबारा से एक बार ध्यान में रखें, रिलीजियस हैं, आपने कुरान पाक पढ़ा, आपको कुरान पाक आना चाहिए, सूरतें आनी चाहिए, नमाज रोज़ा हज ज़कात इनके तरीके जो हैं वो आने चाहिए, पढ़ के जाने हैं, ये नहीं कि मुझे आते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर वो मॉडर्न टाइप का है तो वो तो कवर हो गया। इन्फॉर्म टाइप का आदमी है तो वो उस मंथ के वाले से सवाल पूछेगा, डेट के वाले से सवाल पूछेगा। सी पैक डेफिनेटली वो एक हॉट इशू है,
गवादर के हवाले से बाइडन का क्या किरदार है, आप कौन से शहर से हैं, उसका रास्ते कौन कौन से हैं, मशहूर क्यों है वो, उसकी मशहूर चीज़ क्या है, नाम का मतलब क्या है, इस तरह की जनरल चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो इसको भी, इस डोमेन पर भी आपने जो है वो ध्यान देना है। कोरोना के हवाले से सवाल पूछ सकता है। आर्मीनिया वाला इतना ज़्यादा नहीं है। आर्मीनिया और जो आज़रबाईजान की लड़ाई थी वो समवट पुरानी हो गई है, लेकिन ये हॉट इश्यूज़ हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई दफ़ा डीआर जो है वो हिस्ट्री में भी चला जाता है, लेकिन हमें उसकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। हमने जो मेन आइडियाज़ आपको दे दिए हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। सही होगा जी बात। उम्मीद है कि आपका अच्छा ही होगा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।